हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले जो साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, जंतुओं में पोषण। ठीक है, जंतुओं में पोषण आज चैप्टर नंबर 2 है साइंस का, क्लास 7th का। तो उस पर हम लोग डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए। ठीक है, एकदम कॉपी पेन लेके बैठिए, एकदम नोट करते रहिएगा। ठीक है, चीज़ों को समझते रहिएगा। मैं एकदम काफ़ी डिटेल से जाऊँगा। जितना भी मतलब 50 मिनट 40 मिनट जितना भी लगेगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने पार्ट 1 लेसन 1 कंप्लीट कर दिया, आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ठीक है, तो ये वीडियो आज अपलोड हो जाएगी, कल आप देख सकते हैं। जंतुओं में पोषण क्लास चैप्टर नंबर 2 है साइंस का, क्लास 7th का। सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो बच्चों, जो सभी जीव हैं परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, सभी जीव। मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि कैसे साइकिल चलती है जंगल में। ठीक है, अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो टिड्डा नहीं होगा, टिड्डा नहीं रहेगा तो मेंढक नहीं होगा। मतलब एक प्रकार की साइकिल रहती है। तो सभी जीव को परोक्ष रूप से मतलब प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, कहीं ना कहीं पोषण पर या पौधे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, सभी जीवों को अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की जरूरत होती है। तो बच्चों, यहाँ पे क्या नोट करना, यहाँ पे नोट ये इंपॉर्टेंट लिख लेना। सभी जीवों को अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, पता है यहाँ पे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा? स्टेटमेंट दे देगा कि सभी जीवों को अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास और गतिशीलता बनाए रखने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की नहीं, पोषण की आवश्यकता होती है बच्चों। ठीक है, तो स्टेटमेंट याद रखना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, जिसकी मैं तैयारी करता हूँ, और मतलब गलत क्वेश्चन बना देगा आपके एग्जाम में भी। लिख देगा सूर्य की किरणें, पोषण जल की, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? पोषण। ठीक है, न सूर्य न जल। ठीक है, जंतुओं में पोषण में उनकी पोषक तत्वों की जरूरत, भोजन ग्रहण का तरीका, अंतर्ग्रहण और शरीर में उनका उपयोग शामिल है। तो जंतुओं के पोषण में, ठीक है, उनके पोषक तत्वों की जरूरत, भोजन ग्रहण का तरीका और तथा शरीर के उनके उपयोग का शामिल है। तो बच्चों, ये भी पॉइंट नोटिस करना तुम। हम लोग तो जान गए कि पोषण की आवश्यकता है। ठीक है, मनुष्य के विकास के लिए, शरीर के स्वास्थ्य विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। लेकिन पोषण के विकास में क्या? जंतुओं के पोषण में, ठीक है, जीव जंतु के पोषण में उनके पोषक तत्वों की जरूरत, भोजन ग्रहण का तरीका, जितने भी जीव जंतु हैं, जैसे मतलब जंगल में जीव जंतु रहते हैं, तो मनुष्य के लिए क्या है? सभी जीवों के लिए उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास और गतिशीलता है। लेकिन जीव जंतु के लिए क्या आवश्यकता है? पोषण में उनकी पोषक तत्वों की जरूरत में भोजन ग्रहण करने का तरीका, ठीक है, उसको भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या कहलाता है? अंतःग्रहण। ठीक है, भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। तथा शरीर में उनका उपयोग शामिल है। ठीक है बच्चों, समझ गए? जंतुओं के पोषण की उपलब्धि के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जंतुओं के लिए। पिछली कक्षा में हम जान चुके कि हमारे भोजन में कई अवयव हैं जो भोजन को संतुलित बनाते हैं। आपको उनका नाम जरूर याद होगा, उन्हें लिखिए। ठीक है, तो पिछली कक्षा में हम लोग जान गए हैं कि हमें भोजन के लिए क्या आवश्यकता है। शायद ये चैप्टर 2 है ना, ये क्लास चैप्टर 2 ही है ये। ठीक है, 1 सेकंड बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ, 2 मिनट। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिनमें हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है, जबकि कुछ अपशिष्ट अनुपयोगी पदार्थ उत्पन्न होते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो भोजन क्रिया, जो भोजन करने की जो विधि होती है, जिससे हम लोग भोजन करते हैं या जंतु भोजन करते हैं, तो उस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ठीक है, पाचन, डाइजेशन कहते हैं इसको। तो समझ गए कि भोजन करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं उसको। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। भोजन यहाँ पे डिटेल में दे रखा है उसकी परिभाषा। ये परिभाषा है, डेफिनेशन 1 है किसकी? पाचन की। आप जान चुके हैं कि विभिन्न
जीवों को उनके भोजन संबंधी आवश्यकता एवं आदतें अलग अलग होती हैं, साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है। तो बच्चों सभी जीवों में पोषण का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ चबा के खाते हैं, कुछ जैसे जैसे पोषण का तरीका, सभी जीवों में पोषण का तरीका कैसे अलग होता है। देखो जैसे छिपकली है, ठीक है, छिपकली भोजन करने का तरीका क्या है, वो डायरेक्ट निकल जाती है, ठीक है, निकल जाती है ना, देखा होगा मक्खी वगैरह जब निकलती है। और जैसे मेंढक है वो चबाते नहीं, उसको डायरेक्ट निकल जाते हैं छोटे छोटे जीव को। लेकिन जो बड़े बड़े हैं जैसे हाथी वगैरह है, शेर वगैरह, वो भोजन करने का तरीका क्या है, चबा के, निगलते नहीं हैं वो लोग, ठीक है, वो चबा के करते हैं, ठीक है। जैसे गाय वगैरह है वो घास को चबाती है। तो सभी जीवों भोजन में पोषण का तरीका अलग अलग है बच्चों, ठीक है, आप जान गए। जिसके आधार पर हम उन्हें स्वपोषी, विषमपोषी आदि वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है, आधार पर बांट सकते हैं स्वपोषी और विषमपोषी। अभी आगे डिटेल से चर्चा करूंगा कि स्वपोषी और विषमपोषी क्या है, ठीक है। विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंगों में भी विविधता नजर आती है। बच्चों सोचो, अगर माइंड से सोचो कि अगर सभी वर्गों में भोजन करने का तरीका अलग अलग है तो क्या उनके शरीर का बनावट अलग अलग नहीं होगा। अगर जिसमें भोजन चबाने का, अगर मान लो कि जो भोजन चबाता है तो उसके दांत नुकीले होंगे, ठीक है, जैसे आप गेस कर चुके होंगे, जैसे शेर वगैरह के तो चबाते हैं, चबाने के लिए दांत चाहिए, और जो निगलते हैं उनके लिए भाई अच्छी निकलने का भाई प्रोसेस चाहिए ना। तो वही कह रहा है, विभिन्न जीवों को शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने के अंगों में भी तो विविधता नजर आएगी, समझ गए। उनका शरीर का बनावट और भोजन ग्रहण करने, भोजन खाने निगलने के लिए उनके शरीर के अंगों में भी अलग अलग डिफरेंस नज़र आएंगे। बच्चों समझ गए आप क्या कहना चाहता है। जैसे अब जैसे मधुमक्खी है या मक्खी है, वो चबाती थोड़ी ना, डायरेक्ट निगलती हैं या बस रस चूसती हैं। तो इसमें अंग उसमें क्या है, उसका जैसे उसमें सबका डिफरेंस है, सबका अलग अलग प्रकार है, ठीक है। जैसा वो खाना खाएंगी उसी के अनुसार उसका शरीर जो है बना है, ठीक है। जैसे दांत, जैसे शेर है उसको चबाना है तो उसके लिए दांत बना है, ठीक है। और जैसे छिपकली है तो उसके लिए लंबी जीभ बनी है, मेंढक है तो उसके लिए लंबी जीभ बनी है। तो शरीर भोजन के अनुरूप उसका शरीर का निर्माण किया गया है प्रकृति द्वारा, ठीक है। जैसे मधुमक्खी है तो मधुमक्खी के दांत नहीं, अगर नहीं है तो फूलों का रस चूसती है तो उसके एक लंबी नलिका होती है, वो फूलों का रस जिससे निकाल सकती है। तो सभी के लिए अलग अलग भोजन को क्या करते हैं, खाने के लिए, भोजन का रस निकलने के लिए उनका शरीर का बनावट अलग अलग हुआ है, ठीक है, भोजन के आधार पर। मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूलों का रस चूस सकते हैं। मरमर पक्षी, हार्मिंग बर्ड या फूल चूस की लंबी पतली चोंच भी फूलों का रस चूसने के लिए उसे मदद करती है। बच्चों तो ये नोट कर लिएगा। स्टार, मधुमक्खी, भौरे आदि क्या चूसते हैं, फूलों का रस चूस सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब एग्जाम में पता क्या दे देगा कि मधुमक्खी इनमें से कौन से हैं जो फूलों का रस नहीं चूस सकते हैं। तो लिख देगा मधुमक्खी, शेर, कुछ भी जानवर का नाम दे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, मधुमक्खी, वो फूलों का रस चूस सकते हैं। तो मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूलों का रस चूस सकते हैं। मरमर पक्षी, हार्मिंग बर्ड इसका नाम है, इसका लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, हार्मिंग बर्ड इजिकल टू मरमर पक्षी, मतलब दोनों एक ही नाम है, ठीक है। अब एग्जाम में क्या पूछेगा आपसे, आपके एग्जाम में कि देखो मरमर, हार्मिंग बर्ड तो सब लोग जानते हैं लेकिन मरमर कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो मरमर ही नाम दे देगा एग्जाम में, तो आप भूल जाएंगे कि भाई मरमर किसे कहते हैं। जैसे इनमें से कौन सा पक्षी फूलों का रस चूसता है, तो लिख देगा तोता, मरमर या तितली या हार्मिंग बर्ड, ठीक है। तो मरमर और हार्मिंग बर्ड हो जाएगा, एक ही नाम है वैसे। ऐसे हार्मिंग बर्ड अलग अलग नाम नहीं है, एक ही है वैसे, ऑप्शन में एक ही नाम नहीं देगा बच्चों, ठीक है। तो मरमर और हार्मिंग बर्ड दोनों याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इधर उधर पूछ सकता है। मान लो कि अगर मरमर भूल गए तो हार्मिंग बर्ड मान लो कि नहीं देगा, तो मरमर तो देगा ना, कुछ भी देगा लेकिन, ठीक है। तो हार्मिंग बर्ड क्या है, हार्मिंग वो फूल चूस करती है, ठीक है। सन बर्ड, इसको सन बर्ड कहते हैं। लंबी पतली चोंच भी होती है इसके फूलों का रस चूसने के लिए। गौरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अन्न कण और कीड़े मकोड़े चुन सकती है। देखो मैंने क्या बताया था अभी कि सभी जीवों का शरीर जो है उनके पोषण के आधार पर, उनके भोजन के आधार पर उनका शरीर का डिजाइन किया गया है। जैसे ये क्या है, फूलचूस चिड़िया क्या है, मरमर या हार्मिंग बर्ड, इसका भोजन क्या है, फूलचूस नाम है। तो इसके लिए क्या है, एक लंबी क्या है, चोंच है। देखो यहाँ पे लंबी चोंच है तो इसका डिजाइन क्या है, लंबी चोंच। वहीं हार्मिंग बर्ड क्या है, देखो कहाँ क्या है, हाँ गौरैया, ठीक है। जैसे गौरैया पक्षी है, गौरैया अपनी चोंच से आसानी से अन्न कण, जो अन्न के छोटे छोटे दाने होते हैं, कीड़े मकोड़े चुन सकती है। तो उसके लिए क्या गया है, उसकी एक लंबी चोंच दी गई है। वहीं इसके लिए एक लंबी पाइप दिया गया है इसके मुंह में, जिसे फूलों का रस निकाल सके। लेकिन गौरैया के लिए
उसके शरीर के डिजाइन के अनुसार उसको चोंच दिया गया है, क्योंकि भोजन वो चुन के खा सके। ठीक है। शेर के मजबूत जबड़े और पैने दांत शिकार को पकड़ने तथा उसे फाड़ने में मदद करते हैं बच्चों। तो देखो शेर का जो भोजन है वो क्या है, मांसाहारी। तो उसके आधार पर उसका जो खाने का जो प्रोसेस है उसके आधार पर उसके शरीर की बनावट हुई है। कैसे? उसके पैने दांत दिए हैं। ठीक है। अजगर सांप मुंह के बड़े शिकार को आसानी से निगल जाते हैं। जैसे अजगर सांप मुंह के बड़े शिकार को निगल सकते हैं। तो देखो, निगलने के लिए उनको क्या दिया गया है, बड़ा निगलने के लिए उनको क्या दिया गया है, उनकी बड़ी जीभ दी गई है जिससे वो निगल सकते हैं। तो यहाँ पे मेन मकसद यही समझाने का मेरा कि सभी जीवों का उनके भोजन खाने के आधार पर उनके शरीरों को डिजाइन किया गया है, उनके शरीरों का निर्माण किया गया है प्रकृति द्वारा बच्चों। ठीक है, आप समझ गए कि कैसे होता है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अगर देखो बच्चों नहीं समझ में आया ना तो बच्चों बार बार वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, हर संडे को रिवीजन करते रहेगा मेरे वीडियो को देख के, इसलिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ बच्चों। ठीक है। छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंजी आदि भोजन ग्रहण की विधि है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना, स्पंजी आदि भोजन ग्रहण की प्रक्रिया है। तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, ये सब भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है। भोजन ग्रहण मतलब क्या है, कोई सा भी पक्षी, कोई सा भी जानवर यदि भोजन खाता है तो उसे भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, ग्रहण का मतलब क्या, वो खाने का प्रक्रिया जो अपने खाता है पेट के अंदर। तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है ये सब क्या, छीलना, चबाना, कितने जो पक्षी होते छीलते हैं, कुतरते हैं, बेधते हैं, पकड़ना, निगलना, चूसना। ठीक है, चबाना का मतलब क्या, देखो छीलना का मतलब कुछ दूसरा पक्षी, चबाना का मतलब इसमें शेर वगैरह आ सकते हैं, कुतरना का मतलब चिड़िया आ सकती है, बेधना का मतलब कोई भी चिड़िया आ सकती है, पकड़ना मतलब कोई भी चिड़िया आ सकती है जैसे छोटे छोटे कण के दाने पकड़ती है, निगलना मतलब सांप या मेंढक आ सकते हैं, चूसना फूलों का रस, फूलचूस चिड़िया आ सकती है। तो ये सब जितने भी विधि हैं ये सब क्या है, भोजन ग्रहण करने की विधि तो है ये, तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें ओके। अब ये क्रियाकलाप करना है आपको। देखो ये क्रियाकलाप आपको करना ही है। जैसे भोजन करने का, भोजन क्या खाते हैं ये यहाँ पे नोट करना है आपको। ये भोजन क्या क्या खाते हैं, ये जब जितने भी कीड़े मकोड़े हैं ये सब जंतु का नाम है। ये भोजन क्या क्या खाते हैं और भोजन ग्रहण करने का तरीका यहाँ पे आपको लिखना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो आपको लिख के मेरे को सेंड करना है। मैंने समझा दिया आपको, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि देखो भोजन ग्रहण करने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं क्या, उसी के आधार पर शरीर का डिजाइन होता है। ठीक है, चलो जल्दी से ख़त्म करना है मुझे। ठीक है, ये वही है, दूसरा है ये। ठीक है, इसको भी भरना है ये आपको। जैसे एक बता दे रहा हूँ मैं, देखो जैसे सांप का भोजन क्या है, सांप का भोजन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मेंढक हैं। तो भोजन करने का तरीका क्या है उसका, ठीक है, भोजन करने का तरीका क्या है, निगलना। वैसे लिख देना है निगलना। ठीक है, अब जैसे मधुमक्खी का क्या है, फूलों का रस, भोजन क्या है, फूलों का रस, और यहाँ पे क्या लिखना है, फूलों का रस चूसना। वैसे सबको लिखना है। मानव में पाचन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे पढ़ने हैं हम लोग मानव में पाचन कैसे होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लोग को एकदम अच्छे से कॉपी में नोट करते रहना है, पहले समझना है उसके बाद नोट करना है। ठीक है, तुरंत नोट करना है, नहीं कि वीडियो के बाद ख़त्म करके, नहीं, पहले समझना है चीज़ों को, पहले चीज़ों को समझ लो, उसके बाद अपने आप नोट भी कर सकते हो तुम। अन्य जीवों की भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करता है बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी हम लोग का शरीर का डिजाइन भी बताओ, हम लोग को शरीर का डिजाइन कैसे हुआ है, भोजन के खाने के अनुसार। हम लोग निगल भी सकते हैं, हमारे शरीर में क्या दिया गया है, निगलना का भी प्रोसेस दिया गया है। जीभ किस लिए दिया गया है, निगलने के लिए। ठीक है, जैसे रोटी हम लोग हाथ चबा तो लेते हैं लेकिन निगलते किसके द्वारा है, गले के द्वारा, जीभ के द्वारा। ठीक है, लेकिन दांत जो है वो चबाने के लिए दिया गया है। अन्य जीवों की भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करता है। मनुष्य में भोजन अंतःग्रहण मुख द्वारा होता है। तो मनुष्य में भोजन जो होता है अंतःग्रहण का मैंने बताया था आपको कि भोजन करने की विधि जो निगलते हैं अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का मतलब लिख लीजिएगा, निगलना। तो मनुष्य में भोजन निगलना मुख द्वारा होता है। ठीक है, मुख मतलब मुंह। ठीक है, अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है, निगलना, लिख लीजिएगा। ठीक है, ये भारी वर्ड दे दिया है, बच्चों को डरा दिया है अंतःग्रहण से। तो मनुष्य को भोजन निगलना मुख द्वारा होता है, फिर उसका पाचन और उपयोग होता है। ठीक है, तब भोजन निगलने के बाद उसका पाचन और उपयोग होता है, जिसमें जितने भी जो भोजन होते हैं उसमें भोजन का रस निकाल दिया जाता है पेट के अंदर, ये सब सिस्टम काम करता है। भोजन का बिना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। निष्कासित का मतलब बच्चों क्या होता है, निकलना। ठीक है,
तो पहले आप भोजन करते हैं, देखो मनुष्य, पहले आप यहाँ से ये मनुष्य यहाँ पे मान लो कि कोई ये है, बॉबी है या अभिषेक है, ये भोजन खाता है। भोजन खाने के बाद इसका पेट में सारा क्या होता है, अंतःग्रहण के द्वारा मुख में चले जाता है, फिर उसका पाचन होता है, ये पचता है, फिर सुबह सुबह वो अपशिष्ट भाग जाके निकाल देता है। मतलब जो भोजन नहीं पचता है, ठीक है, सभी भोजन थोड़ा ना पचते हैं, तो जो भोजन बिना पचा होता है उसे अनुपयोगी भाग कहते हैं, भोजन का अनुपयोगी भाग, ठीक है, वो मल के रूप में बाहर शरीर से निष्कासित हो जाता है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का बिना पचा हुआ भाग, भोजन के बिना पचे हुए भाग को क्या कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अनुपयोगी भाग कहलाता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन कुछ, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस वाले लाइन से, भोजन के भोजन, मनुष्य में भोजन अंतःग्रहण द्वारा होता है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा कि इनमें से मनुष्य में भोजन किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। मनुष्य में भोजन किस प्रक्रिया द्वारा, तो लिख देगा अंतर्मुख द्वारा, ठीक है, अंतर्मुख द्वारा, पाचन द्वारा, अनुपयोगी भाग द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, मनुष्य में भोजन जो होता है अंतर्मुख द्वारा अंदर जाता है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन बनाना है आपको माइंड में। मनुष्य का जो भोजन होता है भाई, कहाँ से जाता है, गले से तो जाता है, मुख से तो जाता है। तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पे मुख द्वारा, मनुष्य का जो सबसे पहले पाचन होता है वो मुख द्वारा होता है, ठीक है। पाचन का मतलब क्या है, उसको पचाना, उसको गलाना, सड़ाना। तो पहले हम लोग रोटी का इतना बड़ा टुकड़ा मुंह में डालते हैं तो उसको ऐसा ऐसा टुकड़ा बना देते हैं रोटी को चबा चबा के, तो पाचन तो हो गया। तो सबसे पहले जो पाचन होता है मुख के द्वारा होता है, तो नोट कर लीजिएगा, सबसे पहले भोजन का पाचन हमारे मुख से शुरू होता है, ठीक है। अब बच्चों जल्दी नीचे चलते हैं हम लोग, ये सब नोट करते रहिएगा, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। वीडियो अपलोड हो जाएगा, बार बार आप देखते रहिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। मैं अभी तो कैसे टाइम निकाल के पढ़ा रहा हूँ। मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है, जो मुख गुहिका के आरंभ होकर गुद्दा या मल द्वार तक जाती है। इसे आहार नल या एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों नोट करना, ये देखो सबसे पहले ये आपका मुंह है, मैं फिर से बनाता हूँ, ये आपका मुंह है, यहाँ से भोजन गया तो यहाँ पे गला में अभी भोजन पहले पहुँचता है, सबसे पहले गला में, पहले मुंह में पहुँचता है, उसके बाद गला के द्वारा अपने शरीर में जाता है। तो वही कह रहा है, मनुष्य का भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है। सतत लंबी नलिका मतलब क्या, शायद चित्र दिया होगा आगे, देखो, हाँ। तो मनुष्य की ये मुख क्या है, देखो मुख के द्वारा भोजन गया, तो ये सतत लंबी नलिका नहीं है। नलिका मतलब क्या, एक पाइप, ठीक है। नलिका का मतलब क्या होता है, पाइप द्वारा, ठीक है बच्चों। तो सतत लंबी, पहले भोजन कर दे तो सतत लंबी नलिका द्वारा पेट में जाता है बच्चों, ठीक है। भोजन नलिका वहाँ पे लिखा है, पाइप समझ सकते हैं उसको, पाइप ही तो होता है ना, लेकिन उसको विज्ञान की भाषा में नलिका कह देते हैं। सतत लंबी नलिका से गुजरता है क्या, भोजन। तो आपसे क्वेश्चन क्या पता है, क्या पूछ देगा ये, मनुष्य का जो भोजन होता है वो किसके द्वारा पेट के अंदर या किसके द्वारा पाचन क्रिया में जाता है। तो आपको ऑप्शन मारना है नलिका द्वारा बच्चों, ठीक है, जो मुख गुहिका के से आरंभ होकर गुद्दा या मल द्वार तक जाता है बच्चों, ठीक है। देखो क्या कहा है कि मुख गुहिका से होकर जो भोजन कहाँ तक जाता है, मल द्वार तक। देखो मल द्वार का मतलब क्या, जो मतलब लैट्रिन का जो प्रोसेस होता है, मल द्वार, ठीक है, जो हम लोग सुबह सुबह निकालते हैं उसको कहते हैं मल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुख द्वार से होकर नलिका तक कहाँ तक जाता है, मल द्वार तक भोजन जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पाचन क्रिया बच्चों, ठीक है। अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो मुख गुहिका से भोजन निकालते हैं और सुबह सुबह हम लोग कहाँ से, यहाँ पे सुबह, मतलब एक बात कह रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए बच्चों, ठीक है, कि आपको मैं सोचता हूँ कि आपको कितना अच्छा समझा दूँ, ठीक है। ये नहीं कि किताब पढ़ा के मैं चल जाऊँ, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मुझे। मुख गुहिका से भोजन डालते हैं और हम लोग गुद्दा के द्वारा, मतलब उसको कहते हैं मल द्वार। सुबह सुबह जब लैट्रिन करते हैं आप, तो लैट्रिन की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग खाना, जो अपशिष्ट भोजन होता है जो पचता नहीं है, उसके द्वारा हम निकाल देते हैं बच्चों, ठीक है। तो वही लिखा है कि जो मुख गुहिका से आरंभ होकर, ठीक है, कहाँ तक जाता है, मल द्वार तक जाता है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, कर लेना, लिख देगा एग्जाम में कि जो भोजन होता है मुख गुहिका से केवल केवल छोटी आंत तक जाता है। तो क्या सही है कि गलत है, नहीं गलत है ये, ठीक है, पूरी तरह से गलत है। देखो छोटी आंत तक थोड़ा ना जाता है, छोटी आंत तो देखो ये है, छोटी आंत तो ये है, लेकिन कहाँ तक जाता है, मल द्वार तक। देखो लास्ट में चित्र नहीं दिया गया है। तो भोजन जो होता है मुख गुहिका से लेकर सीधा छोटी आंत बड़ी आंत पार करके मुख द्वारा निकल जाता है। सबसे जो लास्ट पॉइंट होता है यही मुख मल द्वार, जहाँ से निकलता है, ठीक है।
ऐसे एग्जाम में आपसे बुद्धू बना देगा, बोल देगा कि आपका मनुष्य का जो भोजन करता है वो मुख गुहिका से आरंभ होकर केवल बड़ी आंत तक जाता है। तो क्या गलत हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि मल द्वार तक जाता है, सर ने बताया था, ठीक है, आपके भैया ने बताया था आपसे एक, जो मुख गुहिका से आरंभ होकर गुद्दा या मल द्वार तक जाता है, ठीक है। तो नोट करिएगा जो भोजन कहाँ से कहाँ तक जाता है, ठीक है। इसे आहार नल कहते हैं। इस बच्चों ये पूरे प्रोसेस जो है भोजन को खाना फिर बाहर निकालना, इसको क्या कहते हैं, आहार नल, ठीक है। देखो यहाँ पे आहार नल लिखा भी होगा, ये देखो पाचन तंत्र आहार नल कहते हैं बच्चों, ठीक है। कैसे भोजन पकता है, कैसे भोजन सड़ता है, अंदर जाके कैसे रस निकलता है, इसमें क्या क्या प्रोसेस दिया गया है। पहला एक मुख गुहिका जहाँ से हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं, माउथ कैविटी इसको कहते हैं। फिर होता है ग्रास या ग्रास नली, फिर होता है अमावस्या, पेट होता है, इसको हम लोग पेट कहते हैं। फिर होता है छोटी आंत, स्मॉल इंस्टीन कहते हैं। फिर बड़ी आंत लार्ज इंस्टाइन कहते हैं। फिर मल द्वार रेक्टम, ठीक है, मलाशय होता है। फिर गुदा या मल द्वार एनस, तो एनस के द्वारा हम लोग सुबह सुबह अपशिष्ट खाना को हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं गुदा या मल द्वार। बच्चों समझ गए होंगे आप। तो टोटल आहार नल में टोटल कितने पॉइंट होते हैं, 7 पॉइंट है यहाँ पे, देखो 7 पॉइंट लिख लेना, अपने कॉपी में चित्र बना लेना ये, ठीक है, इसका चित्र बनाना है इसका, और सब के आगे नाम लिख लेना क्योंकि आपको याद रहेगा, ठीक है। टोटल 7 नाम है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 प्रोसेस से होकर जो भोजन होता है वो बाहर निकलता है, ठीक है, मल द्वार से, ठीक है। आप एग्जाम में पूछिए कि जो मनुष्य का जो भोजन होता है टोटल 8 प्रकार के प्रोसेस से बाहर निकलता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन गलत, क्योंकि 7 प्रकार से होता है। कौन कौन सा, ये मुख गुहिका है, देखो यहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं, ग्रसिका मतलब क्या, एक नलिका होती है। फिर अमावस्या, ये क्या होते हैं, पेट होता है, ये अमावस्या। फिर एक छोटी आंत, फिर छोटी आंत में जाता है भोजन। फिर क्या होता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। फिर मलाशय में जाता है, ये क्या होता है, मलाशय, यहाँ पे मलाशय दिया गया है, ये मलाशय, और ये गुदा द्वार है बच्चों, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, ये जो रेड वाला हृदय है, ठीक है। तो पाचन तंत्र कहते हैं, जो पाचन तंत्र होता है टोटल 7 प्रकार की क्रिया से होता है, 7 प्रकार के मशीन से या 7 प्रकार के अंगों से, ठीक है। आप लिख लीजिएगा कि पाचन तंत्र जो होता है वो 7 प्रकार के अंगों से होता है, और ये सब के नाम लिख लीजिएगा कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है, आपको मैंने बता दिया। आहार नल में इन भागों के साथ अनेक छोटी छोटी ग्रंथियां जुड़ी होती हैं, जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय आदि, जो पाचक रसों का सावर करती है बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आहार नल। आहार नल ये मतलब पूरा आहार नल ही है, ठीक है, लेकिन आहार नल के साथ साथ इन भागों के साथ क्या जुड़ा रहता है, छोटी ग्रंथि जुड़ी रहती हैं, जैसे लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, जो रेड वाला है यकृत ग्रंथि है, ठीक है। जो ये येलो वाला है, देखो बीच में येलो दिख रहा है, वो क्या है, लार ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो पाचक रसों का सावर करती है। पाचक रसों का मतलब क्या होता है कि जो खट्टापन, एक प्रकार का केमिकल होता है यहाँ पे, ठीक है, जो भोजन को मतलब छोटा बना देता है। छोटा का मतलब क्या है, उसका पाचन जल्दी कर देता है। अगर आप इतना सारा खाएंगे ना तो उस जो केमिकल होता है अगर उसमें भोजन जाता है तो वही भोजन इतना हो जाता है, ठीक है बच्चों। आप सोचो कि इतना सारा भात खाते हैं, एक गमला भात खा लेते हैं आप, चावल खा लेते हैं, तो जाके अंदर से इतना निकलता है, क्यों, क्योंकि वह इस रस से गुजरता है, किसके, पाचक रसों से गुजरता है, ठीक है बच्चों, पाचक रस से गुजरता है, ठीक है। बहुत अच्छे से डीपली समझा रहा हूँ बच्चों में, ठीक है। ये पाचक रस भोजन के जटिल अवयव को सरल रूप में प्रदान करने में मदद करते हैं। बच्चों मैंने क्या बताया था, ये भोजन का इतना बड़ा रूप है, जटिल रूप है, लेकिन सरल रूप है, इसका छोटा छोटा भाग कर देता है, ठीक है, तोड़ देता है, उसको टुकड़े टुकड़े में बांट देता है। तो वही कह रहे जो पाचक रस होते हैं वो किसके लिए काम आते हैं, भोजन के जटिल अवयवों को सरल रूप में प्रदान करने के लिए। मतलब वो बहुत सारा भोजन खाएंगे तो थोड़ा सा बना देगा अंदर जाके, ठीक है, नहीं तो आपका पेट ही फट जाएगा, इतना सारा अगर अंदर जाएगा। पाचक रस नहीं होता तो हम लोग का खाना जल्दी पचता ही नहीं, जल्दी कभी पचता ही नहीं, समझ लो। पाचक रस के द्वारा, देखो आप खाना खाते समय क्या खाते हैं, हजमोला खाते हैं, तो उसमें क्या, उसमें पाचक रस रहता है, ठीक है। तो बच्चों ये HCl हाइड्रोक्लोरिड एसिड रहता है, ठीक है। ऐसे आपको नाम याद नहीं करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, जो पाचक रस होता है वो क्या करता है, भोजन को सरल रूप प्रदान करता है। अब यहाँ से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो कि पाचन तंत्र में पाचक रस जो होता है वो भोजन को सरल रूप प्रदान करने में मदद नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा भैया। क्यों भैया, क्योंकि सरल रूप प्रदान करता है, लेकिन आपने क्या लिखा है कि नहीं करता है, तो क्या गलत हो जाएगा, ऑप्शन सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है।
अब फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि पाचक रस में, पाचक रस जो होता है भोजन को वृहद रूप प्रदान करता है बच्चों। वृहद रूप मतलब बड़ा प्रदान करता है, बड़ा रूप प्रदान करता है, वृहद रूप। तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरल रूप प्रदान करता है, तो साफ लिखा है कि पाचक रस जो होता है भोजन को जटिल, बड़े से सरल रूप, ठीक है, वृहद से सरल रूप, ठीक है, जटिल से सरल रूप प्रदान करने में मदद करता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे लेकिन उल्टा पूछ देते, पाचक रस जो होता है वो जटिल रूप से, कहाँ से, जटिल रूप से सरल में प्रदान करता है। जटिल मतलब बहुत सारा खाना खा लिए तो पेट के अंदर जाके इतना सा बचता है बच्चों, ठीक है, इतना सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि पाचक रस रहता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव बना दिया, आएगा, देखो ऑब्जेक्टिव शायद हो सके तो आएगा। आहार नल और उससे संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं बच्चों, ठीक है। अब एग्जाम में देखो यहाँ से कैसे कुछ, इस पॉइंट से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, लिख देगा कि केवल आहार नल और उससे केवल आहार नल के द्वारा पाचन तंत्र का निर्माण होता है। तो क्या गलत है कि सही है? गलत है भैया। केवल पाचन तंत्र नहीं, उसके साथ संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है, ठीक है। मैंने क्या बोला था, केवल आहार नल, उससे पाचन तंत्र का निर्माण नहीं होता है। आहार नल और संबंध ग्रंथियां, ये जितने भी यकृत वगैरह हैं उससे संबंधित ग्रंथियां भी मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है बच्चों, ठीक है। तो केवल आहार नल गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देगा कि छोटी आंत और बड़ी आंत को मिलाकर पाचन तंत्र का निर्माण होता है। तो क्या सही है गलत है? गलत है बच्चों। आहार नल में तो ये तो टोटल 7 प्रकार के भी आते हैं, ठीक है, देखो 7 प्रकार के। तो केवल यहाँ पे क्या मैंने पूछा था, केवल छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत से थोड़ा ना पाचन तंत्र कहलाता है। ये टोटल 7, और ये छोटी छोटी संबंध जो ग्रंथियाँ हैं, ये छोटी छोटी ग्रंथियाँ, कौन सी ग्रंथियाँ, देखो यहाँ पे ग्रंथियाँ लिखा है छोटी छोटी, कौन सी ग्रंथियाँ, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, ठीक है, जो पाचक रस का निर्माण करती है, और ये टोटल मिलके पाचन तंत्र का निर्माण करती है बच्चों। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत काफ़ी डिटेल से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा, और मेरे नोट्स को डेली रिवीजन करना, ठीक है, आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। मानव में पोषण तंत्र के विभिन्न चरण, ये नोट करना है आपको बच्चों। समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखो, अंतःग्रहण, आहार को प्राप्त करना और ग्रहण करना मनुष्य को मुख द्वारा होता है, जहाँ दांत से भोजन को चबाया जाता है, मतलब जहाँ से भोजन को पचाया जाता है उसे कहते हैं अंतर्ग्रहण, ठीक है। जो चबाना होता है, मनुष्य मुख द्वारा चबाता है दांत से, उसे कहते हैं, भोजन को चबाया जाता है उसे कहते हैं अंतःग्रहण, ठीक है। जो मनुष्य भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, जो पेट के अंदर जाता है उसे कहते हैं अंतर्ग्रहण। पाचन, नेक्स्ट क्या है, पाचन, भोजन के जटिल अवयवों से उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण। पाचन की प्रक्रिया में मुख से आरंभ होकर आंत तक पूरी होती है, जिससे अनेक रासायनिक साफ एंजाइम मदद करते हैं। आंत मतलब क्या होता है, यह कह रहा है जो पाचन होता है वो कहाँ से, अब देखो जो पाचन होता है ना बच्चों, यहाँ पे नोट करना कि भोजन के जटिल अवयवों को उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण होता है, ठीक है। उपयोगी पदार्थ का संश्लेषण होता है, मतलब उपयोगी पदार्थ को ब्लड वगैरह बनता है, वो और रस वगैरह बनता है। लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, उनको गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अवशोषण, पाचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवशोषण, ठीक है। तो ये आगे बताऊंगा, ये सब क्या है, शब्दार्थ है, मतलब एक प्रकार से शब्द हैं जो आपको आगे पता चलेगा बच्चों, ठीक है। तो उसमें घबराना नहीं है। देखो, अब जो हम भोजन करते हैं आहार नल में विभिन्न प्रकार से होकर गुजरता है। आइए हम जानें कि आहार नल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या क्या होता है बच्चों। तो चलो डिटेल से चर्चा ही कर लेते हैं। तो पहला क्या था, मुख गुहा। सबसे पहले भोजन कहाँ से जाता है, मुख गुहिका से। आपने चित्र देखा होगा वो ह्यूमन बॉडी वाला, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, ये ह्यूमन बॉडी का पार्ट है, तो सबसे पहले मुख गुहिका आता है ना। तो पहले चित्र देख लो, इसके बाद ये पढ़ना। चलो दिखा देता हूँ मैं यार तुमको, तुम लोग तो इतने आलसी हो, तुम देखते भी नहीं पाते। ये मुख गुहिका नहीं है, देखो सबसे पहले मुख गुहिका के बारे में पता करते हैं हम लोग कि क्या होता है मुख गुहिका। तो सबसे पहले माउथ एंड बैकल कैविटी, इसको माउथ एंड बैकल कैविटी भी कह सकते हैं, माउथ कैविटी भी कह सकते हैं, बैकल कैविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश का वर्ड भी याद रखना, कहीं कभी इंग्लिश वर्ड भी आ जाता है। हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं, हम लोग को पता है भाई। हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होते हैं,
मुख गुहिका के अंदर क्या होता है, दांत और जीभ होता है बच्चों, ठीक है। मुंह के अंदर क्या क्या होता है बताओ, अपना खोल के देख लो तुम। भोजन किस मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं, लेकिन मुख के अंदर क्या क्या होता है, दांत और जीभ नहीं होता है। समझ गए ना। ये जो इतना बड़ा ये क्या होता है, ये इतना बड़ा टकला होता है ये मनुष्य का, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे दांत होता है और इसके अंदर एक जीभ होता है। तो मनुष्य के मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ होता है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुख गुहिका के अंदर केवल दांत होता है, तो क्या हो जाएगा, गलत। केवल दांत नहीं, जीभ भी होता है सर, आप कहिएगा उसको कि हमें बुद्धू मत बनाओ। तो मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ दोनों होता है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मुख गुहिका के अंदर छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों होती हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, गलत भैया। छोटी आंत बड़ी आंत कहाँ पढ़ा है सर ने, मुख गुहिका के अंदर तो केवल दांत और जीभ होता है। तो बच्चों ऐसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलती करने से बचेंगे, ठीक है। साथ ही साथ लार ग्रंथि जिससे लार निकलती है बच्चों, तो मुख गुहिका के अंदर 3 चीज होते हैं, मुख गुहिका के अंदर दांत, जीभ और लार, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, फिर से क्वेश्चन कैसे, मैंने पढ़ा नहीं था सॉरी, एग्जाम में फिर से क्वेश्चन पूछेगा कि मुख गुहिका के अंदर केवल दांत और जीभ होते हैं, तो आप तो बच्चों टिक करके आ जाएंगे, नहीं, क्योंकि लार ग्रंथि भी होती है। तो मुख गुहिका के अंदर दांत, जीभ और लार 3 चीज होती हैं बच्चों, ठीक है। ये 3 चीज देख लो, 3 चीज, नहीं तो मारूंगा कस के, सॉरी, प्यार करता हूँ मैं तुम लोगों से। दांत, जीभ और लार ग्रंथि, इतना पढ़ा रहा हूँ, गलती नहीं करना है तुम लोगों को, ठीक है। आपको एग्जाम वाला बुद्धू नहीं बना सकता है। तो मुख गुहिका के अंदर क्या होता है, दांत होता है, जीभ होता है और लार ग्रंथि होती है, जिससे लार निकलती है बच्चों, ठीक है। लार का मतलब क्या होता है बच्चों, इस कितने बच्चे पूछेंगे कि सर लार क्या होता है। देखो आपके जैसे जीभ में होता है, जीभ में फुंसी हो जाती है, उसे कहते हैं कि जीभ मेरा फट गया है। तो एक प्रकार से शायद बिकासूल लगाते हैं, बिकासूल दवाई लगाते हैं, तो मुंह मुंह खोल के रखना पड़ता है, तो उसमें जो पानी निकलता है ना उसको, उसे कहते हैं लार, ठीक है। तो मुख गुहिका के अंदर 3 चीज होता है, दांत, जीभ और लार। जो शॉर्ट नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। चलो, दांत भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़ों में बनाने में हमारी मदद करता है बच्चों। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि दांत को चबाने में और छोटे छोटे टुकड़े बनाने में मदद करता है, क्या सही है, हाँ भाई सही है, ठीक है। तो दांत जो होता है वो भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़ों में बनाने में हमारी मदद करता है। दांत जबड़ों में स्थित मसूड़ों से अलग अलग खांचों में धंसे होते हैं। हमारे दांतों के आकार और कार्य में विविधता है, जिसके अनुसार उसका नाम भी अलग अलग है। तो हर बच्चों, हर दांत का अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। आप समझ गए। जैसे आगे वाला जो दांत होता है चबाने में मदद नहीं करता, पीछे वाले जो दांत होते हैं उसे चौर्णक कहते हैं। ये पढ़ाऊंगा आगे डिटेल से। तो इतना भाई समझिए कि जो दांत होता है वो जबड़ा के अंदर फंसा रहता है, मसूड़ों के अंदर अलग अलग खांचों में धंसा रहता है, ठीक है। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकता है कि दांत जो होता है वो जबड़ा में मसूड़ा के अंदर नहीं स्थित होता है, तो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि मसूड़ा के अंदर स्थित होता है। मसूड़ा मतलब क्या, जो रेड रेड है जिसके पीछे दांत है यहाँ पे, उसे कहते हैं मसूड़ा। हमारे दांतों के आकार और कार्य में विविधता होती है, जिसके अनुसार उनके नाम भी अलग अलग होते हैं बच्चों। तो ठीक है, हर दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये बच्चों पढ़ लीजिएगा आप। देखो अभी पढ़ाने वाला हूँ, ये देखो यहाँ पे है 4 प्रकार के दांत होते हैं, पढ़ाऊंगा आगे। चलो बच्चों, तो ये सब पढ़ लीजिए। जो क्रियाकलाप है ना, ये क्रियाकलाप आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी इसको नहीं भर पाएंगे अभी, ठीक है। जब मैं पढ़ा दूंगा तो आप इसको आसानी से भर लेंगे। अभी आपके मुंह में कितने दांत है भाई, तो टोटल 32 होते हैं बच्चों के, ठीक है। टूट भी जाते हैं तो 31 हो जाते हैं, अगर 2 टूट जाते हैं तो 30 हो जाते हैं, तो टोटल कितने होते हैं, 32 दांत। पता कीजिए कि एक वयस्क मनुष्य को कितने दांत होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं वयस्क मनुष्य के, 32, ठीक है। आपको याद होगा कि जब पहली या दूसरी कक्षा में थे तो आपके कुछ दांत गिरने लगे थे होंगे, लेकिन कुछ ही समय बाद ये फिर नए दांत वहाँ आ गए। हमारे जीवन काल में दांतों के 2 सेट विकसित होते हैं। प्रथम सेट बचपन में ही निकलकर लगभग 8 साल की आयु तक गिर जाते हैं। प्रथम सेट के इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं, मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत, मतलब ये दूध के दांत है, कच्चे दांत हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे जीवन काल में जो दांतों के सेट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत बच्चों, क्योंकि दांतों को 2 ही सेट विकसित होते हैं, एक बार दूध के दांत और एक बार वयस्क मनुष्य के दांत। दूध के दांत बच्चों के दांत होते हैं, जब जन्म लेते हैं वो सब दूध के दांत होते हैं, वो एक धीरे धीरे करके टूट जाते हैं। उसके बाद वयस्क मनुष्य के शरीर 32 दांत होते हैं टोटल, ठीक है। तो हमारे जीवन काल में दांत जो होते हैं केवल 2 ही बार निकलते हैं,
उसी कहते हैं सेट। सेट मतलब 32 प्रकार के, जो छोटे होते हैं एक बार दूध के दांत निकलते हैं, उसके बाद 32 वाला निकलता है, उसे सेट कहते हैं। प्रथम सेट बचपन में निकलकर 8 साल तक की आयु तक गिर जाते हैं, और दूसरा सेट जो होता है, प्रथम सेट को क्या कहते हैं, दूध के दांत। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्रथम सेट के दांत को हम कैल्शियम के दांत कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, दूध के दांत हो जाएगा, गलत हो जाएगा कैल्शियम का दांत। लेकिन जो दांत होता है वो कैल्शियम से ही बनता है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन उसको कैल्शियम का दांत नहीं कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं, ठीक है। दांत का निर्माण कैल्शियम से होता है, लेकिन उसे दूध का दांत, कैल्शियम का दांत थोड़ा ना कहते हैं बचपन में, उसे कहते हैं दूध का दांत। तो आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ कि प्रथम सेट के दांतों को क्या, किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन दे देगा बहुत सारा, और दे देगा दूध का दांत, ऑप्शन ये हो जाएगा दूध का दांत। पुनः इसके बाद स्थायी दांत निकलते जीवन भर रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्रथम सेट में दूध के दांत निकलते हैं, उसके बाद जो निकलते हैं बच्चों सेकंड फेज में, वो जो दांत होते हैं वो जीवन भर रहते हैं, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तब तक वो दांत रहते हैं। हालांकि वृद्धावस्था में कुछ दांत भी गिरने लगते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों वृद्धावस्था में भी दांत गिरने लगते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको पता है। तो दांत 2 बार निकलते हैं, ये याद रखिएगा। दांतों के आकार और कार्य की प्रक्रिया, ठीक है, दांतों के आकार कैसे होते हैं और कार्य क्या है। तो पहला दोस्तों देखो यहाँ पे 4 प्रकार के दांत होते हैं, ये नोट करना आप, ठीक है। पहला होता है कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। कृतंक होता है इंसियर, इसको कहते हैं काटने का कार्य होता है, काटने का, किसी भी चीज़ को काटने का। जैसे दांत काटते हैं आप, दांत काटते हैं किसी व्यक्ति को, दांत अगर काटते हैं तो आप तो पीछे वाले दांत से थोड़ा ना काटते हैं, इस दांत से काटते हैं, आगे वाले दांत से ना। पीछे वाले दांत काम क्या है, चबाना। रदनक फाड़ने का कार्य, ठीक है, जो रदनक होता है वो फाड़ने का कार्य होता है। अग्र चमक पीसने और चबाने का कार्य, और जो चवर्णक होता है पीसने और चबाने का काम करता है। तो हमारे दांत में 2 प्रकार जो दांत होते हैं वो पीसने और चबाने का काम करते हैं, ठीक है, अग्र चमक और चवर्णक, बच्चों तो याद रखिएगा। अब देखो सिखाता हूँ, अब देखो आपको बताता हूँ चित्र के माध्यम से। ये कृतंक है, कृतंक काटने का कार्य है। देखो आप किसी को दांत काटते हैं तो यही दांत निकलता है ना, इसी से तो काटते हैं, एक ये है दांत और 2 ये है, ठीक है, एक ये वाला दांत है और एक सामने यही वाला दांत है, तो इसे कहते हैं कृतंक। आप किसी को दांत काटिएगा तो पीछे वाले इस दांत से थोड़ा ना काटिएगा, नीचे वाले दांत से नहीं, आप आगे वाले दांत से काटते हैं, इसको कहते हैं कृतंक। इसको काटने का कार्य दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा देखना बताऊंगा। रदनक, जो रदनक होता है वो फाड़ने का कार्य करता है। देखो बच्चों, तो ये जो कार्य है, ये जो दांत है ये कहते हैं फाड़ने का कार्य है बच्चों, ठीक है, फाड़ने का कार्य। किसी भी चीज़ को जैसे कपड़ा वगैरह फाड़ेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से, ऑटोमेटिक वगैरह यहाँ से आप यहीं से कपड़ा फाड़ेंगे, ठीक है। या देखना आप कभी शैम्पू वगैरह को, जो शैम्पू वगैरह के पन्नी को फाड़ना तो आप यहीं से फाड़ेंगे, आगे वाले दांत से नहीं फाड़ेंगे, क्योंकि उसका काम चबाना है, काटना है, लेकिन फाड़ना जो है किसी भी चीज़ का वो रदने का कार्य है। अब यहाँ से देखो बच्चों, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों यहाँ से, ठीक है, लिख देगा कृतंक का कार्य होता है फाड़ने का और रदने का कार्य होता है काटने का। तो बताओ सही है गलत है? सही है भाई, उल्टा, इसका काम इसमें घुसा दिया है, इसका काम इसमें घुसा दिया है। तो कृतंक का कार्य काटने का, ना कि फाड़ने का, और रदने का कार्य क्या है, फाड़ने का, ना कि काटने का। तो बच्चों ऐसा उल्टा सीधा करके कुछ भी पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। ये चारों में दे देगा, ठीक है, चारों में मतलब उल्टा सीधा करके दे देगा। और अग्र चवर्णक देखो, अग्र चवर्णक पीसने और चबाने का, ठीक है। देखो यहाँ पे अग्र चवर्णक है, ये अग्र चवर्णक का काम क्या है, पीसने और चबाने का। वहीं चवर्णक जो होता है वो पीसने और चबाने का। ये पीछे का जो 3 दांत होते हैं मोटे मोटे, वो चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो कुछ भी खाएंगे चबाएंगे तो आगे वाले दांत से नहीं चबाएंगे, पीछे वाले दांत से। देखना आप पीछे वाले दांत से ही चबाते हो। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। यहाँ से आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा, अगर आना होगा तो। इस चैप्टर से अगर आएगा क्वेश्चन तो इससे आएगा या आहार नल से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, मुख गुहा में दांत की सजावट देख लेते हैं। तब हम लोग को पता है जो बचपन में होता है दूध के दांत होते हैं और एक वृद्ध मनुष्य के दांत होते हैं, मतलब युवा अवस्था के दांत होते हैं। उसे प्रथम सेट और द्वितीय सेट कहते हैं, 2 सेट दांत आते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दांतों की ऊपरी परत एनामेल कहते हैं बच्चों, ठीक है। देखो ये जो रेड है ना दांतों के ऊपर, उसे कहते हैं एनामेल। उसे क्या कहते हैं बच्चों, एनामेल।
ठीक है, इसे हम लोग मसूड़े भी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा ना, मसूड़ा, मसूड़ा, मसूड़ा से खून निकल रहा है, तो उसे इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, एनामेल। हमारा दांतों की ऊपरी परत जिसे एनामेल कहते हैं, यह हमारे शरीर का कठोरतम भाग है। यह मुख्यतः कैल्शियम, एल्यूमिनियम नामक लवण तथा प्रोटीन से बना होता है। तो बच्चों समझ गए एनामेल किससे बना होता है, कैल्शियम और एनामेल नामक लवण से बना होता है। तो दांतों के ऊपरी परत जो होता है, जिसे दांत को पकड़ के रखते हैं, अरे यार दांत को कौन पकड़ के रखता है, ये एनामेल तो पकड़ के रखते हैं, ये सबसे मजबूत होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि सबसे कठोरतम पदार्थ है, हमारे शरीर के सबसे कठोर होता है क्या, एनामेल। यह मुख्यतः कैल्शियम और एनामिल नामक पदार्थ से बना होता है। देखो ये नोट कर लीजिएगा, आपके नाम घुमास भी देगा कि एनिमल ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो एनामेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनाइड से बना होता है, तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम एनामिल से बना होता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही पूछ देगा कि जो दांतों का जो एनामेल होता है वो सबसे नरम पदार्थ होता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, तो उल्टा सीधा गलत, वो गलत देगा, सही भी दे देगा, कभी कभी सही दे देगा आपको, आप सोचेंगे गलत देगा, नहीं हमेशा सही देगा। पूछेगा कि जो हमारे दांतों का, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है, तो क्या हो जाएगा, एनिमल। ठीक है, और ये मुख्यतः किससे बना होता है, कैल्शियम और एनिमल नामक लवण से और तथा प्रोटीन से। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो दांतों का जो निर्माण जो एनामेल का निर्माण होता है वो केवल कैल्शियम एनिमल नामक लवण से होता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम एनिमल नामक के साथ साथ प्रोटीन से भी बना होता है। देखो यहाँ पे लिखा है कैल्शियम एनिमल और प्रोटीन से बनते हैं एनामेल। ठीक है, जो दांत के ऊपर रेड रेड होता है वो कैल्शियम और प्रोटीन से बना होता है बच्चों। ठीक है, तो आपने देख लिया। आमना को इमली और आम की चटनी बहुत पसंद है, वह भी आम या इमली देखती है तो उसके मुंह में पानी आता है, ऐसा क्यों होता है बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा, ये पैराग्राफ पढ़ा दूंगा तब। हमारा मुंह हमेशा गीला रहता है, ऐसा क्यों होता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि लार ग्रंथि होती है, लार होती है, मेरे को पता बताया था मैंने कि उस मनुष्य में क्या होता है, दांत होता है, जीभ होती है और लार होता है। मुख गुहा में 3 चीज़ें होते हैं, दांत, जीभ और लार। हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है जिसमें लार स्रावित होता है बच्चों। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे मुंह में कितनी जोड़ी लार होती है, 3 जोड़ी लार पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम में दे देगा कि हमारे मुख गुहा में 4 प्रकार की लार पाई जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 जोड़ी लार पाई जाती हैं। जिनमें लार स्रावित होता है, लार भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है। लार में पानी, लवण और चिकना म्यूकस होता है। भोजन का पाचन मुख के लार से उपस्थित एंजाइम एमाइलेज की सहायता से आरंभ होता है बच्चों। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो कैसे, जो आमना को इमली पसंद आ रहा था, क्यों, क्योंकि भोजन में वहाँ पे लार के कारण। ठीक है, 3 जोड़ी लार पाई जाती है जिससे मुंह में हमेशा पानी, लवण और चिकना म्यूकस होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये आप हाजमोला वगैरह खाने के पहले ही आपके मुंह में लार आता है। क्यों, क्योंकि 3 जोड़ी जो लार होती पाई जाती हैं। तो भोजन का मुख या भोजन का पाचन लार की उपस्थिति एंजाइम एमाइलेज की मदद से होता है। तो लार का क्या काम होता है, भोजन को मुलायम बनाने में मदद करता है बच्चों। यहाँ पे लिखा है, देखो लार का भोजन मुलायम बनाने में मदद करता है। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो लार का काम होता है वो भोजन को कठोर बनाने में काम करता है या भोजन को पीसने में काम करता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भोजन को ना ही पीसता है ना ही कठोर बनाता है, भोजन को बल्कि मुलायम करता है। ठीक है, तभी आपके गले में अंदर जाता है, मुलायम मुलायम। नहीं तो भोजन को अगर आप चबाएंगे नहीं तो सूखी जाएगी, तो भोजन फंस जाएगा गले में। तो जो लार होता है वो पानी गीला करता है, फिर म्यूकस पाया जाता है उसमें, जो भोजन को मुलायम करता है बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन में नोट कर लीजिएगा। भोजन का पाचन मुख से ही लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज की मदद से होता है। तो भोजन में मुख जो होता है, भोजन का पाचन मुख से ही लार में उपस्थित एंजाइम। तो देखो यहाँ पे नोट कर लेना, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो एमाइलेज। ठीक है, तो एमाइलेज जो होता है वो लार में पाया जाता है एंजाइम। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि लार में वोल्टेइक एंजाइम पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से मतलब एंजाइम जिसकी सहायता से होता है, इमाइलेज की मदद से होता है पाचन।
जो मंड स्टार्च को शर्करा ग्लूकोज को बदल देता है। एंजाइम रासायनिक स्राव है जो आहार नल के विभिन्न भाग और ग्रंथियों से स्रावित होता है। ठीक है, एंजाइम रासायनिक स्राव है। एंजाइम जो होता है वो रासायनिक तरल पदार्थ होता है जो आहार नल के विभिन्न भाग और ग्रंथियों से स्रावित होते रहता है। ठीक है, जो एंजाइम हमारे जो मुंह में जो एंजाइम होते हैं वो लार होते हैं, कहाँ से आता है? आहार नल से हमारे मुख में आता रहता है और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रक्रिया कर पाचन में मदद करता है। बच्चों, तो मैंने आपको बताया था शुरू में लार ग्रंथि पाई जाती है जिससे भोजन का पाचन होता है, मुलायम बनाता है। ठीक है, तो बच्चों इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बाय बाय। ये पार्ट 2 का अब मैं इसी चैप्टर का पार्ट 2 अपलोड करूँगा बच्चों, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक बने रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।